Now, as you have seen the volume of placenta, weight of the placenta, next see regarding the placental surface. प्लेसेंटल सरफेस, गाइस प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं, एक का नाम है फीटल सरफेस और दूसरे वाले का क्या नाम है, दैट इज दी मैटरनल सरफेस. फाइन. सो व्हाट अबाउट द फीटल सरफेस? फीटल सरफेस जो होता है, या इसको हम लोग फीटस का एरिया बोल सकते हैं, फीटल एरिया, it is the 4/5 of total placenta. बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है ये. टोटल प्लेसेंटा का 4/5 पार्ट. तो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है, अगर आप प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए और अगर आप उसको देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इन प्लेसेंटा द प्लेसेंटा कंटेन्स 4/5 पार्ट. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 80 to 90% पार्ट, ऑलमोस्ट पार्ट इट इज मेड बाय द फीटल सरफेस. तो मेजर पोर्शन प्लेसेंटा का कौन बनाएगा? फीटल सरफेस. मैटरनल सरफेस जो होता है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड दी 1/5 पार्ट ऑफ टोटल प्लेसेंटा. टोटल प्लेसेंटा का कितना? 1/5 पार्ट ही होता है. मैटरनल सरफेस के बारे में चलिए और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग. सॉरी, फर्स्टली लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द फीटल सरफेस. पहले हम लोग फीटल सरफेस की बात कर लेते हैं. सो फीटल सरफेस जो होगा, इट विल बी लुक्स शाइनी. ये कैसा होगा? द फीटल सरफेस विल बी लुकिंग शाइनी. नेक्स्ट वन, शाइनी, ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन दी कलर. नेक्स्ट वन, it is covered by the membranes. So fetal surface is what? It is covered by the membranes. There will be amniotic membrane या amnion and chorion. So these membranes basically covers the fetal surface of the placenta. So जैसे सपोज कीजिए कि प्लेसेंटा के अगर आप सरफेस की बात करो, मान लीजिए लाइक दिस, एंड fetal surface पे क्या होगा? It have umbilical cord attachment, it have umbilical cord attachment at the center. तो सेंटर में क्या होता है? umbilical cord का अटैचमेंट होता है. मान लीजिए ये सेंटर से umbilical cord का अटैचमेंट हो गया, उसके बाद में इसके पास सपोज कीजिए umbilical ब्लड वेजल्स होती हैं. तो मैंने क्या लिखा? इट लुक शाइनी. शाइनी क्यों? बिकॉज ऑफ superficial umbilical blood vessels. So because of the superficial umbilical blood vessels, the area looks shiny. Okay guys, next one. अब ये एरिया शाइनी ब्राइट रेड कलर का होता है. इट इज कवर्ड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड इट कवर्स बाय द कोरियोनिक मेम्ब्रेन. फाइन. और टोटल प्लेसेंटा का ये करीबन 4/5 पार्ट होता है. अब बात करते हैं मैटरनल सरफेस की. तो मैटरनल सरफेस इट इज अटैच्ड विद द डेसिडुअल प्लेट एंड इट हैव मेनी हेमरेजिक स्पॉट्स. सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द मैटरनल सरफेस. So मैटरनल सरफेस कैसा होगा? इट विल बी डार्क. ये डार्क होगा, डल होगा. इट विल हैव मैनी हेमरेजिक स्पॉट्स. इट विल हैव मैनी हेमरेजिक स्पॉट्स एंड इट विल ऑल्सो हैव cotyledons or lobes. So placental maternal surface is a dark color. It's in a dark and dull nature. It will have many
इट विल हैव मेनी हेमरेजिक स्पॉट्स, तो बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। ऑलराइट, हाँ, तो बेसिकली इट, अगर आपको मैटरनल सरफेस जो आपको देखने को मिलेगा, तो मैटरनल सरफेस में मेनली आपको जो प्लेसेंटा के लोब होते हैं या जो प्लेसेंटा के कॉटिलिडोन्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। ऑलराइट गाइज, सो दैट इज द मैटरनल सरफेस। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटल सेपरेशन कैसे होता है? सो प्लेसेंटल सेपरेशन टेक्स प्लेस from the placental separation takes place from the deciduous spongiosum. So guys, like यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन होता कहां पर है। प्लेसेंटा का सेपरेशन कहां से होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। प्लेसेंटल सेपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ ओके, मैटरनल सरफेस टोटल एरिया में प्लेसेंटा में कितना होता है? 1/5, और फीटल सरफेस कितना बताया था मैंने आप लोगों को? दैट इज दी 4/5। ओके, so guys, these are the two surface of the placenta. We have discussed regarding the maternal surface, we have discussed regarding the fetal surface. Fine. आगे चलिए। Now, like as we have discussed regarding the placental surface, maternal surface, how the placenta is separated, we have discussed regarding the total weight of the placenta, we have discussed regarding the total volume of placenta. Under the volume, we have discussed that maternal volume will be 150 ml in the intravillous space and 350 ml will be the fetal volume in the villus space. ये villus space और intravillus space की स्टोरी क्या है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फाइन। और जो fetal surface होता है, उस fetal surface में fetus का कितना ब्लड आता है पर मिनट? तो fetal surface receive almost around 400 ml of blood per minute, and from the maternal side around 400 to 600 ml of blood will come from the maternal area, from the spiral arterioles or arteries. Okay, next point. अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें रिगार्डिंग द प्लेसेंटा अगर आप बात करो तो बेसिकली प्लेसेंटा से रिलेटेड आपको एक और बेसिक पॉइंट याद रखना चाहिए। हाँ, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो प्लेसेंटा में मैंने आपको क्या बताया? प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ, बेसिकली देखिए, प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ बेसल प्लेट एंड कोरियोनिक प्लेट। प्लेसेंटा के मैंने आपको क्या बताया? प्लेसेंटा कंटेन्स दी बेसल प्लेट, that is the decidua basalis, okay, and it contains the chorionic plate. Okay, so when you see the placenta, basal plate means decidua basalis. Basal plate means what? It is the decidua basalis. मतलब प्लेसेंटा का वह एरिया जो decidua basalis के साथ अटैच है, that is the basal plate. एंड कोरियोनिक प्लेट का एरिया मतलब जो बाकी फीटल सरफेस, सॉरी, बाकी पूरी प्लेसेंटा को आउटर से कवर किए हुए हैं, दैट इज दी कोरियोनिक प्लेट एरियाज। ओके, कोरियोनिक प्लेट का जो एरिया होता है, विच एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट? कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट एरिया इट कंटेन्स, सबसे आउटर में इसके पास क्या होगा? इन द आउटर मोस्ट इट विल हैव syncytotrophoblast, then it will have cytotrophoblast, it will have extra embryonic mesoderm। इन सब के बारे में हमने एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस भी किया था। तो इसमें सबसे बाहर होगा syncytotrophoblast, उसके बाद cytotrophoblast, उसके बाद में क्या चीज होगा? एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इन तीनों से मिलकर क्या बन गया? कोरियोनिक प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। तो कोरियोनिक प्लेट में क्या क्या स्ट्रक्चर बताई मैंने? सिंसाइटो, साइटो एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन बेसिकली यॉक से करता है। कौन करता है? योग से करता है। दैट इज दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी एम्ब्रियोनिक चैप्टर। फाइन। अब बात करते हैं बेसल प्लेट की। कोरियोनिक प्लेट हमारा कंप्लीट हुआ। कोरियोनिक प्लेट के बाद में हम लोग लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दी
बेसल प्लेट, या आप इसको डेसिडुअल प्लेट भी कह सकते हो। ओके, सो गाइज बेसल प्लेट और डेसिडुअल प्लेट, यहां पर क्या चीजें आएंगी? हियर यू विल फाइंड आउट दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस, और डेसिडुआ बेसिलिस प्लस इसकी स्ट्रक्चर दैट इज दी स्पॉन्जी लेयर प्लस कॉम्पैक्ट लेयर। ये सारी स्ट्रक्चर्स हो गई डेसिडुआ के साथ में। फिर डेसिडुआ के बाद में लाइक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये आ गया। उसके बाद निटाबुच लेयर। ये बेसिकली निटाबुच लेयर को आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए ये नंबर 1 है, नीटाबुच को आप रखिए नंबर 2 पे, सिनसाइटो को रखिए नंबर 3 पे, नंबर 4 पे होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब लाइक सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए ये हो गया डेसिडुआ बेसिलिस, ये उसका स्पॉन्जी लेयर, और ये वाला उसका पैराइटल लेयर। ओके सॉरी, जिसको आपने कॉम्पैक्ट लेयर का नाम दिया था वो हो गई। उसके बाद बेसिकली एक यहां पे थिक फाइब्रिनोइड लेयर होती है जिसको बोलते हैं निटाबुच लेयर। तो निटाबुच लेयर का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो निटाबुच लेयर ग्रो फ्रॉम दी they grow from the outer surface of, so the Nitabut's layer means it like it grows from the outer surface of सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। so Nitabut's layer का फॉर्मेशन कहां से होगा? Nitabut's layer का मतलब आप ऐसा याद सकते हो, एंड इट इज ए Nitabut's के बारे में एक को याद रखना, इट इज ए फिब्रिनोइड थिक लेयर। तो बेसिकली जो फिब्रिनोइड थिक लेयर है जिसपे फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज दी निटाबुच लेयर। उसके बाद में वहां पर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, दीज ऑल थिंग्स या ऑल द स्ट्रक्चर्स विल बी स्टैंडिंग अप। फाइन, दैट इज दी डेसिडुअल प्लेट या बेसल प्लेट। फाइन, एक गाइज एक वर्ड आता है डेसिडुअल रिएक्शन। What is that question? That is the decidual reaction. What is the meaning of decidual reaction? Decidual reaction का क्या मतलब होता है? Guys, decidual reaction का मतलब होता है it is the response of the decidua. It is the response of the decidua towards the fertilized ovum. जो फर्टिलाइज ओवम आया है उस फर्टिलाइज ओवम के अगेंस्ट में या उसके लिए जो रेस्पॉन्स दिखाया जाता है किसका? डेसिडुआ का, या सपोज कीजिए फीटस की बॉडी का, सॉरी मैटरनल बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज ए डेसिडुअल प्लेट। तो बेसिकली जैसे ही वहां पर जाइगोट इंप्लांटेशन के लिए आएगा, क्या होगा? डेसिडुअल प्लेट के सेक्रेशंस बढ़ जाएंगे, डेसिडुअल प्लेट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बढ़ जाएंगी। दैट इज अबाउट दी डेसिडुअल प्लेट और दी बेसल प्लेट। फाइन, तो यहाँ पे लेयर्स के बारे में पढ़ना, इसके पास में व्हाट आर द अदर थिंग्स लाइक साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, निटाबुच लेयर, वो सारी चीजें। निटाबुच लेयर के बारे में मैंने आपको बताया, इट ग्रोज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। इट्स इट्स अ फाइब्रिनोइड थिक लेयर। जो निटाबुच लेयर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम अबव द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर बेसिकली वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज अबाउट दी निटाबुच लेयर। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, now
like as we have discussed regarding the different areas of the placenta, that is the decidual plate, regarding the basal plate, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. Now let's go for the uteroplacental circulation. Guys, यहाँ पे जब बात आती है सर्कुलेशन की, when the word circulation comes in your mind related to this pregnancy or placenta, two things come in your mind. Number one, that is the uteroplacental circulation. Uteroplacental circulation. Number two, that is the feto-placental circulation. Feto-placental circulation. इसी feto-placental circulation का एक और नाम दिया गया है, that is about the fetal circulation. Usually एक simple word आपको सुनने को मिला होगा, that is the fetal circulation. So guys, now let's discuss regarding those points. First, okay, what are those points? Like हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि like related to the placenta, सबसे पहले placental circulation के बारे में. As I said, placenta contains many villi. Placenta के पास क्या होते हैं? Placenta contains many villi. So villi के बारे में आप okay, these are the nothing but villi are nothing but these are the small finger-like projections. मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, on 13th day, on 16th day, on 21st day. आगे बात समझ में, on 13th, 16th and 21st day. Okay, now the placenta contains many small villi, और इन villi के अंदर में सपोज कीजिए कुछ ब्लड वेजल्स भी होती हैं. Am I right or not? तो इन अब सपोज कीजिए यहां पर एक लेयर का नाम आएगा मीजोडर्म. क्या चीज आएगा? मीजोडर्म. मीजोडर्म के बारे में आप सबने सुना है. मीजोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन. मीजोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड वेजल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स. इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था. तो बेसिकली होता क्या है यहां पे, जो लाइक व्हाट आई कैन से, कोरियन का वह हिस्सा जो कि बेसिकली इंप्लांटेशन की जो साइट है वहां पर अंदर ब्लड सप्लाई देता है, अंदर ब्लड सप्लाई देता है, उसको हम लोग बेसिकली, इसलिए इसका नाम हो गया कोरियोनिक प्लेट. ओके, आप इसको कोरियोनिक प्लेट नहीं कह सकते, बेटर इट इज कॉल्ड एज ए कोरियोनिक फ्रोंडोसम. Chorionic frondosome. So what is the meaning of chorionic frondosome? Chorionic frondosome means what? This is the irregular finger-like projections. Irregular finger-like projections which come in the direct contact with the, topic. So here यहाँ पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 13वें दिन और 16वें दिन वहां पे जो कोरियोनिक विलेज के अंदर मैंने आपको डाली थी, these विलेज they don't produce the blood from the fetal circulation. Fetal circulation start from the 21st day. कौन से दिन बताया था मैंने? From the 21st day. So what will happen? These कोरियोनिक विलेज के अंदर जो यहाँ पर ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन हुआ था, that is now again restarted. आगे बात समझ में. So what will happen? Like आपने क्या देखा कोरियोनिक विलेज के अंदर? So you have seen that there are many small finger-like projections, इन्हीं finger-like projections से ही basically आगे चल के क्या हो सकता है, they can produce the heat. Okay. Now the point is like जो आपने देखा यहाँ पर these villi, so these are the basically, जब तक इसके पास blood vessels का formation ना हो जाए, until it get the blood formation formula, we should not like try for these all like कोरियोनिक विलेज. सो कोरियोनिक विलेज में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? आपने देखोगे कि जो टर्सरी विलाई है, जिसको हम लोग मैच्योर कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, कौन से दिन बनता है? 21st डे में. इसके पास ब्लड सप्लाई होती है. अब ऊपर का एरिया, ये जो कोरियोनिक विलेज का एरिया है, इट इज कॉल्ड एज इंट्राविलस स्पेस. और ये जो नीचे कोरियोनिक विलेज का एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज विलस स्पेस. क्या बोलते हैं? विलस स्पेस. All right, अब मैटर करता है अगले पॉइंट पे. नाउ द मैटर इज लाइक these all finger like projections, they receive the blood from the spiral arteries और arterioles. उनको ब्लड कहां से आता है? स्पाइरल आर्टरी या आर्ट्रियोल से. तो देखिए बेसिकली सबसे बाहर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंडर में नीचे क्या होती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट. कौन सी होती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट. साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद में
साइटोट्रोफोब्लास्ट जो हो गया उसके बाद में क्या होगा? सो आफ्टर द साइटोट्रोफोब्लास्ट द ब्लड वेजल्स लाइक साइटोट्रोफोब्लास्ट का पोर्शन मान लीजिए ये आ गया। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद में अब अंदर क्या आएगा? एपिथेलियल लाइनिंग। क्या आएगा? एपिथेलियल लाइनिंग। ओके फाइन। उसके बाद बेसिकली यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एंडोथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स। सो बाय दिस लाइक these all things basically present into the chorionic villi। अब chorionic villi के उस साइड में, अपोजिट साइड में, जैसे सपोज कीजिए यहां पर ऊपर की तरफ जो करीबन 120 से लेके 200 स्पाइरल आर्ट्रियोल्स का या स्मॉल आर्टरीज के बंच पाए जाते हैं। हाउ मनी? 150 to 200 मेंबर। सो देयर bunch will be present, bunch may be present into the like topic। So bunch means like what we can say, these all spiral arterioles which are 120 to 200 in the number, they will be released into the circulation। Okay, next point। अब आगे की बात करते हैं। So अगला पॉइंट जब बात करता हूं मैं, देखिए नीचे वाला जो स्पेस होता है that is called as a villus space, और ऊपर वाले को हमने क्या नाम दे रखा है? इंट्राविलस स्पेस। क्या दे रखा है? इंट्राविलस स्पेस। तो गाइज इंट्राविलस स्पेस के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं? इंट्राविलस स्पेस जो होता है, यहां पे ब्लड किसका आएगा? इंट्राविलस स्पेस रिसीव द ब्लड फ्रॉम मैटरनल ब्लड। इंट्राविलस स्पेस कहां से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। एंड विलस स्पेस कहां से आया? ओके अब गाइज विलस स्पेस के लिए हम लोग फिटल यूएसजी कर सकते हैं, मैटरनल सरफेस के लिए भी एक्चुअली कर सकते हैं। तो मैटरनल सरफेस के पास क्या होता है? मैटरनल सरफेस कलेक्ट द इंट्राविलस स्पेस दैट इज द 150 to 200 डाइव्स पर मिनट। ओके अगला पॉइंट। अब विलस स्पेस ये पूरा हो गया, ये बीच में इंट्राविलस स्पेस हो गया। ओके फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस? अब आपको क्या करना है आगे? ये जो इंट्राविलस स्पेस होते हैं आईवीएस, ये पेनिट्रेट करते हैं So intravenous space they penetrate and finally it relieves the pressure। तो बेसिकली बाकी ज्यादा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहां पे इतना याद रखना है, एक तो इंट्राविलस स्पेस, इंट्राविलस स्पेस, एक विलस स्पेस। इंट्राविलस स्पेस में किसका ब्लड आता है? मैटरनल ब्लड। और विलस स्पेस में कौन सा ब्लड होता है? ओके इंट्राविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड। ओके फाइन। फाइन। अब विलस स्पेस में कौन सा ब्लड बताया मैंने? फीटल ब्लड। एंड इंट्राविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड। अब गाइज एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, जो बेसिकली स्पाइरल आर्टरीज या जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये क्या हैं? स्पाइरल आर्टरीज या स्पाइरल आर्ट्रियोल्स जो कि 150 to 100 में नंबर है, दे आर द बेसिकली ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वो किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। ओके अब अगला पॉइंट, मैटरनल ब्लड का या प्लेसेंटल सर्कुलेशन कैसे होगा? ब्लड मैटरनल ब्लड now this maternal blood will enter into the intravillous space। intravillous space से इसको क्या करना पड़ेगा? यहां से ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, क्या चीज? विलस स्पेस, विलस स्पेस से फीटल,
Okay, fetal blood vessels, intravenous space, venous space, fetal blood vessels. Okay. So now guys, please see that what I have written. From the blood, the maternal blood will be transferred to the intravenous space, and from the intravenous space, the blood will be like through the, it has blood cross कभी नहीं होता है, blood will never cross. Only the maternal oxygen and the blood vessels, sorry, the nutrients, they will be transferred to the fetal side, that is the venous space, and fetal blood vessels and umbilical vein, they carry the fetal blood vessels, that is the mainly umbilical vein, it carries the blood towards the fetus. So it should carry the blood towards the fetus, and tomorrow it will be ready. Okay, next one guys, एक और चीज याद रखना आपको, the maternal blood. Okay, the maternal blood का जो blood आया था, that is started from the day 12, and fetal blood circulation का जो word था, that was started on the around like from the 18th to 21st day, day 12, sorry, day 12 to day 21. So day 12 में basically fetal maternal वाला सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, okay. So guys, intravenous space से oxygen and nutrients will be transferred to the mother venous space, and from venous space what you have did, venous space से आगे no idea, fine, चलो कोई इश्यू नहीं. प्लेसेंटा के पास ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, लाइक हाउ मच प्रेशर ऑफ द ब्लड विल बी देयर इन द प्लेसेंटा. यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, व्हेन द यूट्रस इज रिलैक्स्ड, व्हेन द यूट्रस इज रिलैक्स्ड, the blood, the spiral arterioles blood flow pattern will be around 10 to 15 mm of Hg, and when the uterus is contracting, the blood flow pressure will be around 30 to 50 mm of Hg. Means like what I told you, मैंने आपको क्या बताया, जैसे सपोज कीजिए जो स्पाइरल आर्ट्रियोल्स होते हैं, इन स्पाइरल आर्ट्रियोल्स को पंक्चर कौन करता है, स्पाइरल आर्ट्रियोल्स आर पंक्चर्ड बाय दी syncytotrophoblast and cytotrophoblast. These spiral arterioles will have the pressure around, स्पाइरल आर्टरियोल्स में प्रेशर कितना बताया मैंने, इन द केस ऑफ रिलैक्सेशन, इन द केस ऑफ रिलैक्सेशन द बेसिकली लाइक प्रेशर विल बी अराउंड ओके. सो कॉन्ट्रैक्शन के समय में कितना होगा प्रेशर, 40 to 50 mm of Hg in the spiral arterioles, and in the case of relaxation the pressure will be 25 to 30 mm of Hg. So guys, we were discussing regarding the placental circulation. We have discussed regarding that the blood from the maternal blood is enter into the intravenous space. Intravenous space में enter करने के लिए, to enter in the intravenous space, what it has to do, it has to penetrate the placental, it has to like penetrate the umbilical, sorry, it helps to penetrate the target to reach over the ventral surface, that is the IVS to oxygen nutrients, then venous space, then fetal blood vessels are completely removed. That's it. Now, as we have discussed regarding the different areas, different parts, and what is the pressure, now let's see regarding the umbilical cord and umbilical arteries. Guys, you have seen that umbilical cord, अगर आप बात करते हो किसकी, umbilical cord के बारे में, तो umbilical cord
का फॉर्मेशन कहां से बताया था मैंने आपको एम्ब्रियोनिक पीरियड में? इट स्टार्ट फ्रॉम दी connecting stalk which further convert into body stalk, and body stalk will further change into the umbilical cord. Umbilical cord contains 2 arteries plus 2 veins. 2 arteries and 2 veins. From that, one vein disappear at 4th month. कौन सा वेन? राइट वेन. सो आपने क्या देखा? एंड आफ्टर 4th मंथ, कौन से मंथ के बाद में? व्हाट आई टोल्ड यू, आफ्टर द 4th मंथ देयर विल बी 2 आर्टरी प्लस 1 वेन इन अम्बिलिकल कॉर्ड. तो आपने क्या देखा? 4th मंथ पे क्या होता है? एक अम्बिलिकल वेन जो हो गई वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई. ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था. इट कैरीज दी 8 ml पर केजी पर बॉडी वेट ऑक्सीजन. एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इट कैरीज अराउंड 163 to 330 ml ऑफ ब्लड पर मिनट. ग्रेट. नेक्स्ट वन, the umbilical cord, as I told you, like it contains umbilical vein and arteries. अब हम उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. umbilical artery, प्रेशर कितना होगा umbilical artery का? umbilical artery का प्रेशर होगा करीबन 50 to 60 mm of Hg. अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर होगा 50 to 60 मर्क्यूरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. एंड इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होगा? ऑक्सीजन सेचुरेशन विल बी अराउंड 50%. कितना sp2 होगा? अराउंड 50%. एंड इट कंटेन्स, तो उसका PO2 कितना हो गया? अराउंड 50%. एंड CO2 सेचुरेशन कितना होगा? अराउंड 20 to 30%. ओके, ये हो गया अम्बिलिकल आर्टरी के प्रेशर और बाकी चीजों के बारे में. नेक्स्ट वन, सो अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है? इट कैरीज, अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम fetus to the chorionic artery, and from chorionic artery it will enter into the venous system. Fine. Next one, if you talk about the umbilical vein, so umbilical vein क्या करती हैं? It carry oxygenated blood from the placenta to fetus. प्रेशर कितना होता है? प्रेशर इज अराउंड 10 to 15 mm of Hg. ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हो गया इसका? दैट इज अराउंड 70 to 80%. एंड CO2 saturation is around 30 to 40%. All right. So guys, this is about the umbilical artery. This is the pressure of umbilical artery, around 50 to 60 mm of Hg. Oxygen saturation will be 50% and CO2 saturation is 20 to 30. Fine. umbilical artery जो होगा वो fetus के जो इम्प्योर ब्लड होगा fetus की बॉडी से, उसको umbilical cord से कैरी करके प्लेसेंटा में लेकर जाएगा. umbilical vein जो होता है, umbilical vein प्लेसेंटा में जो मैटरनल ऑक्सीजन आया था उसको कैरी करेगा किसके लिए? फीटस की बॉडी के लिए. तो फीटस ऑक्सीजन किससे रिसीव करेगा? अम्बिलिकल वेन से. इसका प्रेशर कितना होता है? अराउंड 10 to 15 mm of Hg. एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है इसमें? 70 to 80%. मतलब प्योर 100% ऑक्सीजन नहीं होता. इट कैरीज दी इट कैरीज दी अराउंड 80% ऑफ ऑक्सीजन. सो लाइक एज
I told you regarding the different structures and different parts of the placenta. Here are the two important words. I think this one we have already discussed. That is the Nitabut's layer. So guys, what is this Nitabut's layer? ये क्या होती है Nitabut's layer? As I told you, Nitabut's layer is one of the layer which is present after the decidua basalis in the placenta. Decidua basalis के बाद एक fibrinoid layer होती है. Fibrinoid लेयर होती है प्लेसेंटा में, जिसका नाम है Nitabut's लेयर. इसका क्या काम होता है? इट प्रिवेंट्स दी ये जो लेयर होती है, इट प्रिवेंट्स दी डीप पेनिट्रेशन. इट प्रिवेंट्स दी डीप पेनिट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा. जैसे सपोज कीजिए आपने कुछ कंडीशंस का नाम सुना होगा, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा. यू हर्ड अबाउट दोज सिचुएशंस. सो प्लेसेंटा एक्रेटा या परक्रेटा को प्रिवेंट करने के लिए जैसे सपोज ये है मायोमेट्रियम लेयर और ये है डेसिडुआ बेसिलिस. उसके बाद Nitabut's लेयर का एक थिक सेगमेंट आ गया. ओके फाइन. इस डेसिडुअल मेम्ब्रेन्स को मायोमेट्रियम तक या उससे आगे फर्दर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लाइक व्हाट वी हैव Nitabut's लेयर. तो ये जो बीच में फाइब्रिनोइड लेयर की जो थिक लेयर थी, वो उससे आगे क्या करता है? प्लेसेंटा के पेनिट्रेशन को या साइटोट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट मेनली साइटोट्रोफोब्लास्ट के फर्दर पेनिट्रेशन को रोक देता है. ओके तो ये एक जैसे सपोज जब अगर किसी पेशेंट को, जैसे मान लीजिए प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इसको एसिडिटा बोलते हैं या एक्रेटा बोल दीजिए मान लीजिए, उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दो सिचुएशंस व्हाट विल हैपन इन दैट कंडीशन? लाइक वी कैन से दैट द Nitabut's लेयर विल बी एब्सेंट. तो Nitabut's लेयर कौन सी कंडीशन में एब्सेंट हो सकती है? द Nitabut's लेयर वुड बी यूजुअली एब्सेंट इफ द पेशेंट इज हैविंग दी प्लेसेंटा एक्रेटा और प्लेसेंटा परक्रेटा. तो ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली क्या होगा? देयर विल बी लाइक एब्सेंस ऑफ Nitabut's लेयर. नेक्स्ट वन, एक वर्ड मैंने यहां पर मेंशन किया है, दैट इज दी हाफ बॉयर सेल्स. गाइस व्हाट इज द यूज ऑफ दीज हाफ बॉयर सेल्स? हाफ बॉयर सेल्स, these are the special cells which present in the placenta, and they are responsible for the phagocytosis of microbes plus एंटीबॉडीज. किसका? एंटीबॉडीज का. तो हाफ बॉयल सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. वो फंक्शन मतलब प्लेसेंटा का ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन आप समझ सकते हो. दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा. क्या काम होता है इनका? ये सेल्स जो होंगी हाफ बॉयल सेल्स जो कि प्लेसेंटा में प्रेजेंट हैं, प्लीज याद रखना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडीज, फॉर द माइक्रोब्स प्लस एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज मैटरनल ब्लड से कहां पर? जो एंटीबॉडी मैटरनल ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस की तरफ जा रही थी, फीटस की बॉडी को रिजेक्ट करने के लिए आप ऐसा कह सकते हो. तो उन एंटीबॉडीज का क्या करते हैं? हाफ बॉयर सेल्स फैगोसाइटोसिस कर देती हैं या उनको खत्म कर देती हैं. तो ये फीटस के लिए प्रोटेक्टिव सेल्स हो गई. दैट इज दी हाफ बॉयर सेल्स. Please remember about these two important, that is the Nitabut's layer and this is the half bore cells, two important structures present in the placenta. Okay, now as we have earlier discussed regarding the different parts of the placenta, guys, as we were discussing recently about the placental circulation, it starts from day 12 and fetal circulation it starts from day 21. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. fetal circulation usually starts from the day 12 and fetal circulation, placental circulation from day 12, fetal circulation from the day 21. Okay, next one.
When you see the placental circulation, you have seen this. There will be like actually होता क्या है initially यहाँ पे there will be firstly formation of the finger-like projections का formation होता है जिनको हम विलेज बोलते हैं. What we will call them? We will call them the विलेज. Okay. नेक्स्ट वन. अब आगे क्या हुआ, इसमें सबसे पहले आउटर के अंदर यहां पर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, उसके नीचे क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है. ओके, ऊपर की तरफ यहां पे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके यहां पे साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो सिनसाइटो फिर साइटो, और उसके अंदर बेसिकली कोरियोनिक लेयर या कोरियोनिक प्लेट का कोरियोनिक विलेज या लेयर किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती हैं. अब ये तो हो गया प्राइमरी विलेज. अब क्या होगा, धीरे धीरे जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वो यहां से निकलकर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो इस जगह पे था, इट गोज फ्रॉम हेयर एंड इट गोज लाइक दिस. तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट नाउ इट विल रिमूव फ्रॉम हेयर एंड इट विल गोज लाइक दिस. ये ऐसे चला जाता है. एंड यहां पे ऊपर क्या है, दिस इज डेसिडुआ बेसिलिस. ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर है डेसिडुआ बेसिलिस, उसके नीचे क्या चला गया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट. सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है बेसिकली, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा, इट रिलीज मेनी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड मेनी ग्रेन्यूल्स, which these enzymes they are responsible for the penetration into the arterioles. ये क्या करते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस के पास, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि डेसिडुआ के पास पाई जाती हैं स्पाइरल आर्टरियोल्स या स्पाइरल आर्टरीज, जिनका नंबर 120 से लेकर 200 तक भी होता है. 120 से लेकर 200 तक भी होता है. ऑलराइट. और उनमें जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मैंने कितना प्रेशर बताया था, प्रेशर वाज अराउंड 50 to 60 mm ऑफ Hg इन स्पाइरल आर्टरियोल्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन. अब ये जो बेसिकली डेसिडुआ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था, इसने इनको पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया. जब ऊपर की तरफ ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये काम कर रहा था, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज same time there will be a fluid filled cavity will be formed. तो क्या होता है यहाँ पे, now it is cytotrophoblast, उसमें cavity का formation हो गया and it will have the fluid also, it will contain the fluid formation also. Now what happens, slowly once the arterioles are punctured, the blood will be coming, blood will be filled inside these villi. blood क्या हो जाएगा, इनमें भरने लग जाएगा. that is the blood from the spiral arterioles. so once the blood is filled in these areas, now they become okay. एक और चीज, जब ये प्राइमरी विलेज थे उस समय केवल इसमें कोरियोन का एंट्री हुआ था. जब ये सेकेंडरी विलेज हुए तो कोरियोन ने इसको पेनिट्रेशन करके कोरियोन से धीरे धीरे ब्लड वेजल्स निकलना शुरू हो गई थी. जब इस कोरियोन के अंदर नीचे यहां पर ब्लड सप्लाई पहुंच गया, मतलब ब्लड पहुंच गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्सरी कोरियोन, जिसको आप लोग बोलते हो टर्सरी स्टेम विलेज. तो टर्सरी स्टेम विलेज जो होता है उससे यहां से ये कौन से दिन बनते हैं, 21st डे से. यहां से क्या स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन. बट ऊपर की तरफ ये जो ब्लड स्पाइरल आर्टरियोल से जो था ये आना शुरू हो गया था डे 12 के ऊपर. फाइन, जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था. तो प्लेसेंटा में ब्लड जो ऊपर से आया, मेटरनल ब्लड, वो कौन सा था, स्पाइरल आर्टरियोल्स का ब्लड था या स्पाइरल आर्टरीज का ब्लड था. फाइन. एंड ये जिस एरिया में आके कलेक्टेड हुआ उसको आपने नाम क्या दिया था, इंट्राविलस स्पेस. उसके बाद जैसे सपोज एक वर्ड आपको सुनाई देता होगा प्लेसेंटल बैरियर, कि वाई मैटरनल ब्लड डोंट मिक्स विद द फीटल ब्लड. जो मैटरनल ब्लड होता है वो फीटस ब्लड के साथ मिक्स क्यों नहीं होता, उसका कारण होता है. उसका कारण ये है कि एक तो इसके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक तो ऊपर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर इसके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट इज दी बेसल मेम्ब्रेन, देन इट विल हैव एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स की क्या होती हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती हैं. फिर उसके बाद अम्बलाइकल आर्टरीज और अम्बलाइकल वेन्स की ब्लड वेजल्स होती हैं. तो क्या हुआ, इतने सारे बैरियर होने के कारण व्हाट हैपेंस, द ब्लड ऑफ मैटरनल ब्लड डोंट मिक्स विद द फीटल ब्लड. बट एज द फिटस ग्रोज, जब बेबी की एज बढ़ने लग जाती है मदर की यूट्रस में, तो इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है. तो उसके बाद में धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, ये बैरियर कम हो जाता है. बैरियर में बाद में सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट तो ऑलमोस्ट थिन आउट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो थिन,
साइटोट्रोफोब्लास्ट जो थी वो भी थीन हो गया या वो डिजनरेट हो गया. नाउ इट विल हैव ए एपिथेलियल मेम्ब्रेन, इट विल हैव ए एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ए स्मॉल ऊपर एक स्मॉल बेसल मेम्ब्रेन, एक स्मॉल एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड डायरेक्टली ब्लड वेजल्स. ओके, केवल इतना ही बैरियर बाकी रहता है. कब? व्हेन द फीटस ग्रोज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. सो मदर और फीटस के बीच में ब्लड वेजल्स में कौन सा बैरियर होगा प्लेसेंटा में? बेसलाइन मेम्ब्रेन, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड डायरेक्टली फीटल ब्लड वेजल्स. ओनली दीज मेनी बैरियर्स विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर व्हेन द फीटस इज ग्रोइंग विग्रसली, व्हेन द फीटस ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज. देखिए, पहले बैरियर ज्यादा थे. इन ओल्डन डेज व्हेन द प्लेसेंटा वाज ग्रोइंग, बैरियर्स वाज वेरी थिक बैरियर था. थिक बैरियर की वजह से क्या होता था? प्लेसेंटा का जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है या प्लेसेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन का सिंपल डिफ्यूजन होता है वो नहीं हो पाएगा. जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन को जाना होता है उसमें काफी टाइम लग जाएगा एंड इट विल बी ए स्लो प्रोसेस. अगर ऑक्सीजन स्लो जाएगी फीटस में तो फीटस का हाइपोक्सिया होगा, फीटस की टोटल ग्रोथ नहीं होगी. तो उस बैरियर को कम करके प्लेसेंटा ने क्या कर दिया? एक पतला सा बैरियर क्रिएट कर दिया. फाइन, ये था रिगार्डिंग दी प्लेसेंटल बैरियर. सो गाइज, ऊपर वाला एरिया अब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके यहां पर होते हैं फीटल ब्लड वेजल्स और इसको हम कहते हैं विलस स्पेस. ऊपर वाले को क्या बताया था मैंने? इंट्रा विलस स्पेस और फिर विलस स्पेस. सो दिस इज अबाउट द प्लेसेंटल सर्कुलेशन. तो मैंने कितनी टाइप की आपको डिड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्टेम विलाई. देयर आर 54 to 60 स्टेम विलाई आर देयर इन द प्लेसेंटा. स्टेम विलाई इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा. सम 3 or 4 स्टेम विलाई टुगेदर, 3 or 4 स्टेम विलाई टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज कॉटिलेडॉन्स. आप उनको कॉटिलेडॉन्स बोल सकते हो. यू कैन कॉल देम एज ए लोब, प्लेसेंटल लोब. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स सी अबाउट द functions of placenta. Let's see the functions of the placenta. Placenta के क्या major functions होते हैं? So guys, placenta is one of the very important organ for the fetus, for the growing fetus, because placenta provide many nutrition, oxygen and other major resources to the fetus. All right, so let's see about the different functions of the placenta. Firstly, we will discuss regarding the respiratory function. So let's see the respiratory function of the placenta. So what are the respiratory function means exchange of gases for the fetus, exchange of oxygen and CO2 for the fetus. Fine. So basically oxygen, simple diffusion. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या था? मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड वाज देयर इन दी इंट्राविलस स्पेस. और इंट्राविलस स्पेस में जहां मैटरनल ब्लड था वहां पे ब्लड का SpO2 कितना होगा? 100%. तो क्या हुआ? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? हायर कंसंट्रेशन. यहां से बेसिकली अगर मैं बात करूं फीटस की, तो फीटस के ब्लड में SpO2 मान लीजिए कितना हुआ? 60 to 80%. बट फिर भी इससे तो कम हुआ. मैटरनल ब्लड में था 100%. तो हायर कंसंट्रेशन से ब्लड जो ऑक्सीजन था, द ऑक्सीजन वाज मूव टू दी लोअर कंसंट्रेशन. So that is the diffusion of the gases. Most of the gases जो होती हैं, गैस जैसे CO2, OT, इनका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन या CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू दी सिंपल डिफ्यूजन. That's it. That is about the gases transfer. Okay. So guys,
fetus is totally depend upon the placenta for the oxygen, या depend upon the maternal blood for the oxygenation because fetus lungs are immature, so placenta is a respiratory organ. Fetus lungs are immature बोल सकते हो आप इनको, और you can say them that they non-functional. Fetus lungs are immature, so what will happen? It totally depend upon placenta for ऑक्सीजन. ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? प्लेसेंटा पे फीटस डिपेंड रहता है. किसके लिए? ऑक्सीजन. तो फीटस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? प्लेसेंटा. फीटस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फीटस विल बी प्लेसेंटा. फाइन. रेस्पिरेटरी फंक्शन के बाद नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन. Excretory functions. Excretory functions means what? What will happen in the excretory function? All the fetus waste products, all the fetal waste products are excreted out through the placenta. Fetal waste products are excreted थ्रू दी प्लेसेंटा. फीटस के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली फीटस से प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से मैटरनल ब्लड में तो एक्सक्रीटेड आउट हो जाएंगे. वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यूरिया, क्रिएटिनिन, डिफरेंट ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, CO2. These all waste products are basically excreted out from the placenta. Fine. So this was the second function, that was the excretory function. Next one, nutritional function. So nutritional function में what did you remember about the nutritional function? Nutritional function means fetus receive glucose, protein, fatty acids, electrolytes, hormones from the maternal blood. कहां से रिसीव करता है फीटस इन सबको? इट रिसीव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दी मैटरनल ब्लड. ओके. अब इन न्यूट्रिएंट्स का मदर की बॉडी से या मदर के ब्लड से कैसे फीटस की बॉडी में ट्रांसफर होता है वो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फीटस इज टोटली डिपेंड अपॉन दी न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स, हॉर्मोन्स, इन सब की सप्लाई कहां से होती है? मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में ट्रांसफर होता है. किसके थ्रू? एक बैरियर थ्रू होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू. लेट्स सी दिस वन. So glucose. So glucose from the maternal blood to the fetus through the facilitate diffusion. What is that? तो maternal glucose होता है, maternal glucose, it transfer from the maternal blood to the fetal blood through the facilitate diffusion. Facilitate diffusion means what? Facilitate diffusion means it requires some sort of you can say it requires some sort of proteins.
for the all right. So what is that facilitated diffusion का मतलब आपको क्या समझ में आया? मतलब इस तरीके के डिफ्यूजन के लिए इट्स नॉट ए सिंपल डिफ्यूजन. फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, इट्स नॉट ए सिंपल डिफ्यूजन. दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, some sort of material for the transportation, like GLUT1 and GLUT3. These different proteins are required for the ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन. तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए देयर वाज ए GLUT1 and GLUT3. These two different type of proteins were required. So that is about the glucose transportation. So ट्रांसपोर्टेशन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन का रिक्वायरमेंट पड़ता है. एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव प्रोटीन. इट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एक्टिव प्रोटीन. Next one, after the glucose, if you discuss regarding amino acids, I mean proteins. So next talk about the amino acids. How amino acids are transferred? They are transferred through the amino acids from the maternal blood to the fetus through the active transportation. तो क्या होगा? अमाइनो एसिड जो होंगे वो फिटस की बॉडी में ट्रांसफर होंगे थ्रू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हियर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इट रिक्वायर एनर्जी. Means active transportation means it require any energy, means ATPase, adenosine triphosphatase. All right, means it requires some sort of energy. इस ट्रांसपोर्टेशन में किसकी जरूरत पड़ती है? बॉडी सेल्स को अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है. दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. प्लीज याद रखना कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है या कौन सा बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर है जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. दैट इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. और इसके थ्रू होगा क्या? इसके थ्रू अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसफर टू दी फीटस. अमाइनो एसिड्स के अलावा प्लस लाइक आपने नाम सुना होगा कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट इन सबको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? दे ऑल्सो नीड दी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो गाइज दिस वन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग आपके लिए क्लियर हुआ. कौन सी चीजों को रिक्वायरमेंट होता है? प्रोटीन्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कैल्शियम के लिए रिक्वायरमेंट होता है, फॉस्फेट के लिए रिक्वायरमेंट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स इट रिक्वायर दी एनर्जी. नेक्स्ट वन, अब इलेक्ट्रोलाइट की जब बात हो रही थी electrolyte, if you discuss regarding the electrolyte, then already calcium फॉस्फेट इनके लिए मैंने क्लियर कर दिया आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है इनको? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. फाइन. इनके अलावा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, इनको ट्रांसफर होने के लिए फीटस की बॉडी के अंदर दे रिक्वायर दी डिफ्यूजन. यूजुअली दे विल गो फॉर दी फैसिलिटेट डिफ्यूजन. दे रिक्वायर दी फैसिलिटेट डिफ्यूजन. तो दिस इज द स्टोरी रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रोलाइट. अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए, हॉर्मोन्स के बारे में. सो हॉर्मोन्स, all the hormones except PTH and calcitonin, all the hormones except the PTH, that is the parathyroid hormone, and calcitonin hormone
कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेसेंटा to the fetus. So these hormones are also transferred through the diffusion. All the hormones can be transferred through the diffusion from the placenta to the fetus except two hormones, that is the PTH and the calcitonin. Okay. तो गाइज बात हो रही थी फैटी एसिड्स की, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड्स दे आर आल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द fetus, and fetus himself or herself also produce the fatty acids. तो ये एक ड्यूल एनर्जी का हाउस हो गया. ड्यूल एनर्जी का मतलब आधा एनर्जी जो है फेट का वो कहां से मिलेगा, मदर के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा से मिलेगा, या आधा बेबी खुद प्रोड्यूस करेगा. तो ये एक ड्यूल एनर्जी का सिस्टम होता है. फैटी एसिड्स यूजुअली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसफर फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड. बात करते हैं वाइटामिन की. कौन सी चीज? वाइटामिन. तो वाइटामिन के बारे में एक चीज याद रखना, all the water soluble vitamins they transfer from the maternal blood to the fetal blood very rapidly. कैसे? Very rapidly. But meanwhile the vitamins like fat soluble vitamins, they also can transfer from the maternal blood to the fetal blood, but still what happens, these all fat soluble vitamins they transfer very slow from the maternal blood to the fetal blood. So fat soluble vitamin भी ट्रांसफर होते हैं, but they require time, they are very slow transportation. एक और चीज गाइस, जो चीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके मैटरनल साइड से फीटस में जाती है, अगर उसका स्पीड ज्यादा होगा, इफ इट इज रैपिडली ट्रांसफर्ड, व्हाट विल हैपन, फीटस के ब्लड में उसका सीरम वैल्यू मैटरनल ब्लड से ज्यादा होगा. प्लीज याद रखना ये चीज. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट, अगर सपोज एनी हार्मोन और व्हाट एवर इट इज, if it is transferred very rapidly from the maternal blood to the fetal blood, that will result in the higher values of the hormones or the other stuff into the fetal body. उन सबका लेवल किसमें? फीटस की बॉडी में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दी, फीटस की बॉडी में ज्यादा मिलेगा. व्हाट आई टोल्ड यू, एज कंपेयर टू दी मैटरनल ब्लड. मैटरनल ब्लड को कंपेयर करते हुए वहां पर ब्लड ज्यादा होगा. दैट इज अबाउट दी different vitamins and hormones. Okay. So guys, we were discussing regarding the nutritional function. After the nutritional function, there is another function of the placenta, that is a protective function. Protective function of the placenta. So protective functions का मतलब I am talking about the IgG, immunoglobulin. I am talking about the IgG immunoglobulin. Guys, IgG जो होता है, like this IgG is only antibody which can cross the placenta. So कौन सा एंटीबॉडीज? ये it provides natural passive immunity to the baby. Natural immunity याद रखना, natural passive immunity to the baby. Like basically IgG is the only antibodies which can transfer from the maternal blood to the fetal blood. So basically like IgG था, पहले इसका होगा एंडोसाइटोसिस. कौन करेगा एंडोसाइटोसिस? प्लेसेंटा. एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एनगल्फ करना. क्या करना? अंदर खा जाना, एनगल्फ करना. एंडोसाइटोसिस के बाद में इसका क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस ऑफ IgG. एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है गाइस? एंडोसाइटोसिस का मतलब तो होता है एनगल्फ करना. एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है एक्सेल करना या एक्सपेल करना. मींस जिस प्लेसेंटा ने पहले अंदर लिया था एंटीबॉडीज को, अब वो क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है, एक्सपेल आउट एक्सोसाइटोसिस ऑफ IgG इन fetal blood. Okay.
that is about the protective function of the placenta. So we have discussed regarding the IgG, that is the immunoglobulin G. Next one, okay, एक और प्रोटेक्टिव फंक्शन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्रेजेंस ऑफ हॉफ बायर सेल्स, ये भी एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्लीज याद रखना, प्रेजेंस ऑफ द हॉफ बायर सेल्स इन द प्लेसेंटा प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ इंफेक्शंस. ओके, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं हम लोग, हार्मोनल फंक्शन. हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के क्या हार्मोनल फंक्शंस होंगे? व्हाट आर द बेसिक हार्मोनल फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा बेसिकली रिलीज, प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा रिलीज करता है हार्मोन्स को, लाइक HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. ओके, HCG के अलावा लाइक यू कैन रिमेंबर लाइक HPL, you can remember like pregnancy associated plasma protein A, that's a papa A. So HCG, HPL, papa A. Other than that, what are the other functions related to the hormonal functions की बात हो रही थी? Yeah, relaxin. Okay, now let's come on to the point HCG. HCG, what is the full form of HCG? That is the human chorionic gonadotropins. Okay, HCG. HCG का पीक लेवल कब होता है? अराउंड 60 to 70 डेज. कितने दिन पे? 60 से 70 दिन पे. फ्रॉम 16th वीक HCG लेवल from the 16th week the HCG level will be start decreasing. Okay, next one, HCG को रिलीज कौन करता है? Who release the HCG? Who produce the HCG? Okay, so HCG is produced by the syncytotrophoblast layer of the trophoectoderm. कौन सी लेयर बताई मैंने? Syncytotrophoblast layer. So syncytotrophoblast layer basically produce the HCG, human chorionic gonadotrophic hormone. इसका पीक लेवल कब बताया मैंने? अराउंड 70 वीक के आसपास होता है इसका पीक लेवल, और यू कैन से अराउंड लाइक 8 वीक के आसपास, 8 to 10 वीक के आसपास इसका पीक लेवल होता है. नेक्स्ट वन, in maternal serum HCG disappear. In maternal serum HCG disappear after 2 weeks of डिलीवरी. तो बेबी के सॉरी मदर के अंदर HCG का लेवल कब तक रह सकता है? अप टू दी 2 weeks of the delivery. That is in the maternal serum. In maternal urine, after 48 hours of fetal delivery. So what is that? Maternal urine में बेसिकली इसका लेवल कब होगा? 48 घंटे के बाद में. और मेटरनल सीरम में इसका लेवल HCG विल डिसअपियर आफ्टर दी 2 weeks
of the delivery and maternal urine में after the 48 hours of fetal delivery. So I hope that it is clear for you guys कि when the HCG will disappear. HCG is produced by, HCG जो होता है वो maternal blood में present हो जाता है by the 10th day. Maternal blood में HCG कब present हो जाता है by the 10th day and maternal urine में around 12th or 14th day. The HCG will be present in the maternal body. Okay. Next one. Guys, at the peak levels, what? At the peak levels, the HCG level sometimes goes up to the 1 lakh international unit per liter. तो क्या हुआ? HCG का लेवल अगर सपोज कीजिए पीक लेवल पे चला गया, जैसे सपोज कीजिए 8th और 10th वीक है, उस समय HCG का लेवल अप टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक भी चला जाता है. दैट इज अबाउट दी HCG पीक लेवल्स. कौन सी कंडीशंस में HCG का लेवल मिल सकता है? हाई HCG लेवल in case of multiple pregnancy, in case of molar pregnancy, in case of डाउन सिंड्रोम. तो कौन कौन सी कंडीशन में बताया? इन कंडीशंस ऑफ लाइक डाउन सिंड्रोम, इन द कंडीशंस लाइक मोलार प्रेगनेंसी एंड द कंडीशंस लाइक multiple pregnancy. In those situations what will happen? In those situations the level of HCG will be high. In which condition the HCG level will be decreased? The decreased HCG level will be there in case of ectopic pregnancy, in case of abortion, and in case of trisomy other than डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम को छोड़कर, डाउन सिंड्रोम के अलावा, देखिए डाउन सिंड्रोम में HCG का लेवल बढ़ता है. डाउन सिंड्रोम को छोड़ के बाकी जो भी बाकी जितने भी जो ट्राइसोमी होती हैं उन कंडीशंस में HCG का लेवल कम होता है. अदर ट्राइसोमीज लाइक एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइंट-फेंटर सिंड्रोम्स, और उन सारी कंडीशंस में क्या है, इस HCG का लेवल कम होता है एक्सेप्ट दी डाउन सिंड्रोम. ऑल राइट, नेक्स्ट वन. So guys, HCG का पीक लेवल, when I told you about the peak level of HCG, HCG का पीक लेवल कब होगा? HCG पीक लेवल will be present around the 60 to 70 days of the pregnancy. उस समय HCG का पीक लेवल होता है almost around 1 lakh international unit per liter. Okay, next one. Usually HCG का लेवल डिक्रीज होना शुरू कब से होता है? 12th वीक से. कौन से वीक से? 12th वीक से. So HCG का ग्राफ आप ऐसे समझ सकते हो, like this. This is the 60th or 70th day, and from the 12th week the level of HCG will be start decreasing. Fine. Now the point is like why it is like this? Because अब आपको इसके फंक्शंस के ऊपर मैं लेके चलता हूं HCG के, तब आपको चीजें समझ में आएंगी. फर्स्ट वन, हेल्प इन दी फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ corpus luteum. Help in the formation and continuous maintenance of corpus
luteum up to the week of pregnancy. Guys, during pregnancy देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन से वीक से बताया मैंने, 6 वीक से, और कंप्लीट प्लेसेंटल फॉर्मेशन बाय दी 12 वीक। जब 12 वीक तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है कंप्लीट, तो प्लेसेंटा के जो फंक्शंस होते हैं लाइक हार्मोनल फंक्शंस, उनको कौन मेंटेन करता है? 12 वीक तक तो प्लेसेंटा के हमें हार्मोनल फंक्शंस का ही रिक्वायरमेंट होगा, लाइक रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन, रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जितने भी सारे ये फंक्शंस हैं, इनको कौन मेंटेन करेगा? दैट विल बी मेंटेन्ड बाय दी कॉर्पस ल्यूटियम। कितने वीक तक बताया मैंने? अप टू 12 वीक तक। तो 12 वीक तक जब ये होगा तो उस कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करने की जरूरत होगी। मैंने कहा था मेंस्ट्रुअल पीरियड में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एचसीजी दे बोथ आर लाइक सिबलिंग्स, उनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो क्या समझे आपने कि प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? एचसीजी हार्मोन करेगा। प्रेगनेंसी में क्या कहा, प्रेगनेंसी में कौन मेंटेन करेगा? एचसीजी हार्मोन मेंटेन करेगा। नाउ द पॉइंट इज दिस प्लेसेंटा डेवलपमेंट स्टार्ट फॉर द 6th वीक एंड कंप्लीट बाय द 12 वीक। तो तब तक कॉर्पस ल्यूटियम का रिक्वायरमेंट होगा, वो पूरा कौन करेगा? वो पूरा करेगा एचसीजी हार्मोन। सो दैट इज द रीजन, जैसे ही प्लेसेंटा का डेवलपमेंट 12th वीक पे कंप्लीट हो जाता है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। व्हेन यू डोंट रिक्वायर कॉर्पस ल्यूटियम, देन व्हाई यू रिक्वायर एचसीजी? यू डोंट रिक्वायर एचसीजी आल्सो। सो एचसीजी लेवल विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम द 12th वीक। Okay, so that is the most important biological function of the HCG. Number 1 function of the HCG, that is the biological function, that is the maintenance of the corpus luteum. Second function, the second function is like it stimulates maternal thyroid gland to produce more T3 and T4. That is the second function. So HCG hormone क्या करता है? एक स्टिमुलेटरी हार्मोन होता है। It stimulates the maternal thyroid gland to produce more amount of T3 and T4 which may be required for the fetus in the early period. fetus के लिए भी जरूरत हो सकती है तब in the beginning period, शुरुआती दौर के अंदर। Next one, the third function, very important function, that is the it stimulates the Leydig cells of male to produce testosterone hormone. ये क्या काम करता है? It stimulates the Leydig cells of the testes to produce more amount of testosterone. तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन का इंक्रीज करने का काम भी कौन करता है? एचसीजी हार्मोन करता है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, फोर्थ फंक्शन ऑफ द HCG is a immunosuppressant hormone, so it helps to prevent the fetal rejection. अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? The fourth function of HCG is immunosuppression. Immunosuppression का क्या फायदा होगा? Immunosuppression means actually it suppresses the natural killer cells, and what will happen? नेचुरल किलर सेल्स को सप्रेस करेगा, मीनवाइल ये काइनिन के लेवल को भी कम करेगा, जो ब्रेडिकाइनिन और साइटोकाइनिन होते हैं, ताकि लाइक शुड हेल्प टू प्रिवेंट, इट विल हेल्प टू प्रिवेंट दी फीटल रिजेक्शन। ये फिटस के रिजेक्शन को नहीं होने देगा। सो गाइस, दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द HCG, एंड ऑल्सो द फिफ्थ फंक्शन ऑफ HCG इज इट्स ए यूट्राइन
relaxant hormone. It's a uterine relaxant hormone. These are the 5 most important functions of the HCG. We have discussed regarding number 1 function of the HCG, that was like it helps that उसको आप लोग एक और याद रख सकते हो, biological function of HCG means it helps to maintain the corpus luteum. ये जो ओवेरी का corpus luteum होता है उसको मेंटेन करता है कब तक? अप टू द 12 वीक ऑफ प्लेसेंटा. 12 वीक पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन, उसके साथ साथ एचसीजी का लेवल भी कम हो गया. सेकंड फंक्शन एचसीजी का ये इंपॉर्टेंट था कि एचसीजी हार्मोन जो होता है वो मेल की बॉडी के अंदर लेडिंग सेल्स जो होती हैं टेस्टिस में उनको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. थर्ड फंक्शन, एचसीजी इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन. ये इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा फीमेल की बॉडी को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ताकि फीमेल बॉडी शुड नॉट रिजेक्ट द फीटस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट वन, एचसीजी इज ए यूट्राइन रिलैक्सेंट हार्मोन ऑल्सो. ये क्या करता है? यूट्रस को रिलैक्सेंट भी करता है या यूट्रस को रिलैक्स भी करता है. ऑल राइट. एक और चीज यहां पे रिलैक्सेंट की बात आई तो लाइक एचसीजी रिलैक्स दी cardiac sphincter of esophagus. Cardiac sphincter of esophagus. So what is the reason? So it is responsible for morning sickness in first ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में एचसीजी का लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फीमेल के अंदर जो नोजिया और वोमिटिंग हो रहा था प्रेगनेंसी में, जो अर्ली मॉर्निंग में जो सिकनेस थी, वोमिटिंग और नोजिया जैसा फीलिंग आ रहा था, वो सबसाइड हो जाएगा. तो मॉर्निंग सिकनेस का कोज, बड़ा कोज क्या है? एचसीजी हार्मोन है. व्हाई? बिकॉज एचसीजी हार्मोन इट रिलैक्स दी कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ इसोफेगस. जब कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो फीमेल विल हैव रिगर्जिटेशन, शी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ बेल्टिंग, खट्टा जैसा फीलिंग होना, वो बार बार होगा. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ दिस कार्डियक स्फिंक्टर. अगर स्फिंक्टर बंद रहता है, अगर टाइट रहेगा तो फूड कंटेंट स्टमक से ऊपर नहीं आ पाते. अगर स्फिंक्टर रिलैक्स रहेगा, मोर चांस ऑफ रिगर्जिटेशन. सो दैट इज द मॉर्निंग सिकनेस. सो गाइज, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एचसीजी. एचसीजी के लेवल को डायग्नोज करने के लिए या एचसीजी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जनरली, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के अंदर, लाइक व्हेन द फीमेल हैव ए मिस पीरियड, उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, डायरेक्टली वी विल गो फॉर द यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट. फाइन. नेक्स्ट वन, एचसीजी के बाद सेकेंड हार्मोन की हम लोग बात करते हैं, दैट इज दी एचपीएल. एचपीएल मीन्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. HCl ये भी एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है. एचसीजी हार्मोन कैसा था? प्रोटीन नेचर का हार्मोन. एंड HCl इज ऑल्सो ए प्रोटीन नेचर हार्मोन. नेक्स्ट वन गाइस, दिस HCl क्या? द पीक लेवल अराउंड 32 to 34 वीक, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका पीक लेवल होता है HCl का. नेक्स्ट वन, HCl it helps in mammogenesis during pregnancy, but please याद रखना, it is not responsible for the lactation. ये lactation के लिए responsible नहीं है, it is only responsible for the breast development during the pregnancy. Next one, HCl help in lipolysis. HCl help in the lipolysis. So what happens? It provides more amount of lipids and fatty acids from the maternal body to the fetal body. So maternal blood से fetal के blood में basically lipids या fatty acids के ट्रांसफर करने में भी ये HCl हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, HCl इज ए इंसुलिन antagonist hormone. HCl is a insulin antagonist hormone.
So insulin antagonist hormone means what? What did we understand from this? It means it increases the maternal body resistance it means it increases the maternal body resistance against the insulin, so उससे क्या होगा? So मदर में क्या होगा? मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, and this hyperglycemia through the placenta it will be received to the fetus. All right. So that is the overall functions regarding the HPL, human placental lactogen. So human placental lactogen यहाँ पर क्या है? ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस करता है, ये लाइपोलाइसिस का काम करता है, मैटरनल ब्रेस्ट के डेवलपमेंट का काम करता है. ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कर रहा था? HPL, that is the human placental lactogen. All right. एक और एक छोटा सा लाइक हार्मोन है, दैट इज दी पापा ए. दैट इज दी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए. प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, बेसिकली इट्स ऑल्सो प्रोटीन नेचर हार्मोन बेसिकली, and it is responsible for immunosuppression. ये मदर की बॉडी में क्या करेगा? इन मैटरनल बॉडी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनोसप्रेशन. ये जरूर याद रखना आप रिगार्डिंग दी पापा ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए. ऑल राइट गाइज, हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सपोज लाइक डाउन सिंड्रोम की सिचुएशंस के बारे में अगर आप बात करो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग डबल मार्कर करवाते हैं मदर का. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक 12 वीक 8 to 10 वीक के आसपास हम लोग एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं डबल मार्कर. डबल मार्कर यूजुअली हम लोग उन प्रेगनेंसीज में करते हैं जो कि हाई रिस्क होती हैं. पहले से कोई रिस्क है, मान लीजिए अर्लियर प्रेगनेंसी में कोई हिस्ट्री था या मदर के फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? मदर की बॉडी में डबल मार्कर करते हैं. डबल मार्कर में हम लोग क्या क्या चीजें चेक करते हैं? इन द डबल मार्कर वी विल चेक दी HCG एंड पापा ए. किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दी डबल मार्कर. तो इसमें HCG प्लस प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, ये दो चीज चेक करते हैं. इंक्रीज plasma protein, pregnancy associated plasma protein A, it occurs in Down syndrome. कौन से सिंड्रोम में बताया मैंने? डाउन सिंड्रोम में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए का अमाउंट बढ़ जाता है. सो प्लीज याद रखना, इंक्रीज पापा ए कंडीशंस कैन बी सीन इन केस ऑफ, दिस कंडीशन कैन बी सीन इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम. So that is about the Papa A, pregnancy associated plasma protein, and that is about the double marker. What is the best period to perform the double marker? Double marker usually perform around 8 to 10 week. Actually क्या होता है, 8 से 10 वीक में हम इसको करते हैं. Usually what is seen that from the 12th week onwards या 11th और 12th week onwards, पापा ए लेवल विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द मैटरनल ब्लड. बट अगर इसका लेवल कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम इन द फीटस.